हाँ जी बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग का मतलब कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे हम लोग। प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलते हैं बच्चों? जब तक हम ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं करेंगे अपने, जब तक हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट नहीं करेंगे, तब तक क्या आपको लगता है कि प्लानिंग फ्रूटफुल होगी? नहीं। अभी हमने फर्स्ट डेफिनेशन में भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। फाइन। तो बेसिकली प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप ही होता है टू सेट अप ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे। फाइन। और एज फार एज पॉसिबल कंपनी को हमेशा टारगेट सेट करने चाहिए न्यूमेरिकल टर्म्स पे। फाइन। फॉर एग्जांपल वो थोड़ा ट्रेस करना इजी हो जाता है। लेट सपोज कंपनी ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट किया कि उनको 20% सेल्स इंक्रीज करनी है। फाइन। तो उसको ट्रैक करना इजी होगा कि हम कितना परसेंट उसको अचीव कर पाए। सेल्स 10% इंक्रीज हुई या 15% इंक्रीज हुई। तो अगर आपके जो टारगेट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होते तो इट इज़ फार बेटर। फाइन। तो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। लिखा है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। ऑब्जेक्टिव और गोल स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। फाइन। ऑर्गेनाइजेशन या ऑब्जेक्टिव से, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से पता लगता है कि वो क्या अचीव करना चाहती है। एग्जांपल सेम दिया हुआ है कि वो सेल्स को इंक्रीज करना चाहती है, लेट सपोज 20% से। इसके बाद बोलते हैं ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल द डिपार्टमेंट, यूनिट्स, एम्प्लॉयज। जब तक सब एम्प्लॉयज़ को, सब डिपार्टमेंट्स को क्लियर नहीं होगा कि उनको आज क्या टारगेट अचीव करना है ना, उनको एक महीने में क्या टारगेट अचीव करना है, तब तक वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे उस डायरेक्शन में। देखो आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आपको पता है कि नेक्स्ट एग्जाम है तो आज आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है ना ऑटोमेटिकली। आप फटाफट से चैप्टर्स कंप्लीट करते हो। क्यों? आपको एंड रिजल्ट क्लियर है यार कि मुझे एक दिन के अंदर इतना अचीव करना, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अचानक से आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज कर जाती है। जितना आपने शायद 2 महीने में कभी नहीं पढ़ा था, वो कभी कभी आप एक दिन में कवर कर लेते हो। फाइन। उसका रीज़न यही है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है अपना, नहीं तो आप फेल हो सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद सेकंड पॉइंट बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अभी हमने फर्स्ट पढ़ा सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, एग्जाम्पल लिया हमने 20% सेल्स को इंक्रीज करना है। सेकंड इज डेवलपिंग प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस का मतलब होता है एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। अब देखो कोई भी मैनेजर है, अगर वो कोई टारगेट सेट करे तो उसको कुछ ना कुछ एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर एज्यूम करनी पड़ेंगी। जब तक वो एजम्पशंस नहीं लेगा तब तक वो प्रॉपर प्लान्स नहीं बना पाएगा। एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर का मतलब, लेट सपोज अभी हमें सेल्स को इंक्रीज करना है 20% से। फाइन। तो फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, दैट इज कॉल्ड प्रेमाइसेस। फॉर एग्जाम्पल कि हमें कैश पर सेल्स करने में बेनिफिट हो सकता है, क्रेडिट पर सेल्स करने में बेनिफिट होगा। दूसरा, क्या हमें ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी है, सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करनी है। फाइन। अभी फ्यूचर को देखते हुए चेक करें तो ऑनलाइन पेमेंट्स का आजकल ट्रेंड है, तो ऑनलाइन पेमेंट्स का ऑप्शन जरूर होना चाहिए। फाइन। तो प्रेमाइसेस का मतलब बेसिकली फ्यूचर में जो हो सकता है आप उसके बारे में पहले से प्लानिंग कर रहे हो। फाइन। तो डीपली एनालाइज करना, फ्यूचर की एजम्पशंस को पढ़ना इज कॉल्ड डेवलपिंग प्रेमाइसेस। फाइन। अच्छा, और जीएसटी का क्या दायरा और इंक्रीज हो सकता है। अगर हमें मतलब प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसके लिए अगर हमें एक और प्लांट सेटअप करना होगा तो उसमें लगभग कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, क्या उससे उतना प्रॉफिट होगा जितनी आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस प्लांट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ें होती है एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग प्रेमाइसेस। लेट्स स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द बुक। लिखा है प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजेक्टर अबाउट द व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। सेम बात है, हर प्लानर को एजम्पशंस लेनी पड़ती है। देयरफॉर द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। दीज एजम्पशंस आर कॉल्ड प्रेमाइसेस। इसके बाद बोलते हैं एजम्पशंस आर द बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर टू बी ड्रॉन। है ना, एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए हमेशा प्लानिंग करी जाती है। आगे जो फर्दर स्टेप्स है वो प्लानिंग एजम्पशंस के बाद ही लिए जाते हैं। इसके बाद बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर फॉरकास्ट कैन बी मेड अबाउट द डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जो हम सेल्स को इंक्रीज करने की सोच रहे हैं, क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड भी फ्यूचर में इंप्रूव हो पाएगी या हम शायद गलत सोच रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डिमांड के बारे में फोरकास्ट करना। इसके बाद बोल रहे पॉलिसी चेंज, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करेगी तो उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है, थोड़ा सा सोच के चलना। इंटरेस्ट रेट्स, अगर हमने कोई एसेट लेना है और हमने लोन से उसको बाय करना है, लोन लेकर,
तो इंटरेस्ट रेट क्या आरबीआई फ्यूचर में इंक्रीज कर सकता है क्या? जैसे आजकल रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है बार बार, अभी भी 0.5% इंक्रीज हुआ, जिससे लोन्स महंगे हो जाते हैं। फाइन, तो इन सारी चीज़ों को वेल डिफाइंड हम लोग पहले से ही कहीं ना कहीं एज्यूम करके चलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग प्रीमाइसेस। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसका मतलब अब जब हमने प्रेमाइसिस मतलब एजम्पशंस ले ली फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास कितने ऑप्शंस है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। फाइन, अब लेट सपोज हमने डिटेल में सोचा कि हमारे पास एक ये प्लान है, कि प्लान है, कि प्लान है, हमने कोई 4-5 प्लान्स हमने लिख लिए, हमने 5-6 ऑल्टरनेटिव्स उसके आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे डिटेल में कि हमारे पास जो प्लान्स हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स कौन दे सकता है, जिसके कम से कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो और जिसके पॉजिटिव बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो। फाइन, देखो हर चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो आइडेंटिफिकेशन में यानी कि थर्ड स्टेप में हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कितने हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको गोल को अचीव करने के लिए, और फोर्थ स्टेप में हम लोग उसको डिटेल में इवैल्यूएट करेंगे उसके प्रोस एंड कॉन्स, कि किस में ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स है और किस में ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स है, और हम लोग उसी को सेलेक्ट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं जिसके कम से कम नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। फाइन, अब थर्ड पॉइंट पढ़ना शुरू करता हूँ, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारे पास कितने ऑप्शन है। लिखा है वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एजम्पशंस आर मेड, मतलब 2 स्टेप्स हो गए जब आपके, देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्ट अपॉन देम। अब आपको एक्ट करना है। देयर मे बी मेनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। फाइन, इसमें हम जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इवैल्यूएशन का है, अभी मैंने आपको बताया, जिसमें कम से कम नेगेटिव पॉइंट्स होंगे हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ये इवैल्यूएशन से पता लगेगा कि किस में नेगेटिव पॉइंट्स कम से कम है। इवैल्यूएशन का मतलब डीपली एनालाइज करना उसको। फाइन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू वेट द प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। ईच कोर्स विल हैव मेनी वेरिएबल्स विच हैव टू बी वेटेड अगेंस्ट ईच अदर। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, सबको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना चाहिए हम लोगों को। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच प्रपोजल नीड टू बी वैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। फाइन, तो हर ऑल्टरनेट का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को ध्यान से एनालाइज करना चाहिए, और फिर हमें इसके बाद क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, जिसमें कम से कम नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो 3 स्टेप्स बहुत सिंपल हो गए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आइडेंटिफाई करा, इवैल्यूएट करा और फिर उसमें से सेलेक्ट किया। फाइन, तो पढ़ते हैं सिलेक्टिंग इन ऑल्टरनेटिव में क्या लिखा है। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर वो आपसे कहीं ना कहीं एमसीक्यू पूछ सकते हैं या 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है। आंसर होगा सिलेक्शन। फाइन, क्योंकि अल्टीमेटली आप वहीं पर सेलेक्ट कर रहे हो। आइडेंटिफाई में आपने देखा कि आपके पास कितने ऑप्शन है, इवैल्यूएशन में आपने उनको डिटेल में इवैल्यूएट किया, अब अल्टीमेटली आप सेलेक्ट कर रहे हो वो वाला ऑल्टरनेटिव जिसके कम से कम नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। फाइन, इसके बाद बोलते हैं द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। द आइडियल प्लान ऑफ कोर्स वुड बी द मोस्ट फीजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। जो इस चीज़ में आपको बार बार बोल रहा था। आइडेंटिफिकेशन में हमने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया, इवैल्यूएशन में उनको डिटेल में समझा और सेलेक्ट किया उसको जिसके कम से कम नेगेटिव पॉइंट्स है। फाइन, अब सेलेक्ट कर लिया आपने प्लान को, अब क्या करोगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, यानी कि लागू करोगे अपनी कंपनी में। फाइन, तो हर किसी को कम्युनिकेट करेंगे कि हमारा ये प्लान है और हमें इसके अकॉर्डिंग उसको चलना है, उसको लेकर चलना है, मतलब अब हमने इम्प्लीमेंटेशन करना है अल्टीमेटली। फाइन, तो इसमें प्लानिंग के साथ साथ जैसे कुछ ऑर्गेनाइजिंग स्टेप्स आ सकते हैं, क्योंकि अब हमें इम्प्लीमेंट करना है तो लेबर से वो काम करवाना होगा, तो मेन और मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना होगा। फाइन, तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग का भी कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं, क्या लिखा है बुक में, लिखा है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरल फंक्शन ऑल्सो कम्स इनटू पिक्चर। The step is concerned with putting the plan into action, that is doing what is required. For example, if there is a plan to increase the production, then more labor, more machine will be required. This step would also involve organizing for labor and purchase of machinery. Fine, अब आपको और स्टाफ चाहिए होगा इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो स्टाफिंग का दायरा भी उसमें आ जाएगा। फाइन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कहीं ना कहीं जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्लानिंग के साथ साथ और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी उसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद लास्ट है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब अल्टीमेटली चेक करना, जो हमने अभी ऊपर से लेकर नीचे तक पॉइंट्स पढ़े, यानी कि 6 पॉइंट पढ़े, क्या वो वैसे ही लागू कर पा रहे हैं हम जैसे हमने सोचा था या नहीं। फॉलो अप लेना, उसका चेक करना, क्या जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने सोचा था क्या उस डायरेक्शन में काम एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा। दैट इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। पढ़ना शुरू करते हैं। टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल
is also a part of planning process. Monitoring the plans is equally important to ensure that objectives are achieved. जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करोगे तब तक आप जल्दी से अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाओगे. मॉनिटरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन, टू चेक क्या हम सही से काम कर रहे हैं या डेविएशन थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम लोगों को दोबारा से प्लान्स बनाने चाहिए. फाइन, अभी हमने पढ़ा था फीचर्स में प्लानिंग कॉन्टिन्यूस होती है. फाइन, तो यहाँ से पता लग जाता है कि हम सही डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं या हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है. आर गेटिंग माय पॉइंट. अब इसको लर्न करने का तरीका बहुत सिंपल है. फर्स्ट था, एक बार हेडिंग्स रिवाइज करते हैं. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रोवाइसेस, आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन के बाद आपने क्या किया था, सिलेक्शन किया था, फिर इम्प्लीमेंटेशन की, फिर फॉलो अप एक्शन. फाइन, एस डाइजेफ से आप लर्न कर सकते हो. फाइन, अगर सागर भैया को कुछ हो गया तो एस डाइजेफ. फाइन, तो बेसिकली एस में आप अपने किसी भी दुश्मन का नाम लगा सकते हो. तो एस डाइजेफ से आप ये स्टेप्स लर्न कर सकते हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या जिनके पास अच्छी कोचिंग्स का एक्सेस नहीं है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.